हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसकी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। राइट, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, रूट्स फाइंड करने हैं इनके फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। यहाँ पर बोल रखा है इसने फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से यहाँ पर आपको क्या करने हैं, रूट्स फाइंड करने हैं। राइट, किस तरीके से रूट्स फाइंड किए जाते हैं, तो देखो कभी भी रूट्स फाइंड करने हो और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हो, राइट, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है वो किस फॉर्मेट में होती है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो फॉर्मेट होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक ऐसी इक्वेशंस होती है जिसके अंदर सबसे पहली बात डिग्री 2 होती है। राइट, क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री हमारी 2 होती है। क्लियर है। अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, तो फॉर्मेट क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो फॉर्मेट होगा हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है। राइट, जिसके अंदर x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और c कांस्टेंट है। जब भी हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है और उसके रूट्स अगर हमें फाइंड करने हो या उसको फैक्टराइज हमें करना हो, राइट, तो हम किस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं, एक मेथड होता है हमारे पास में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। कौन सा मेथड होता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करके आप इजीली यहाँ पर इसके रूट्स फाइंड कर सकते हो। राइट, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आए तो वहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज़ करके आप वहाँ पर उसको फैक्टराइज कर सकते हो और उससे रूट्स आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हो। राइट, तो हम यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का ये यूज़ करेंगे क्योंकि इसने बोला है फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। एक और तरीका होता है रूट्स फाइंड करने का बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, राइट, जिसे हम कहते हैं श्रीधराचार्य रूल, उससे भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसने क्वेश्चन में बोला है फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करना है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड मींस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का ही यूज़ करके हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। राइट, फैक्टराइज हम करेंगे। चलो, तो ये थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन था। चलो, तो अब अपन फर्स्ट करते हैं क्वेश्चन। तो फैक्टराइजेशन मेथड मींस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज़ करना है। राइट, तो यहाँ पर फर्स्ट है हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। राइट, अब इसकी हमें क्या करनी है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग निकालनी। कैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग निकालेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहती है कि अगर हमारे पास में जैसे कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। राइट, अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या नजर आ रहा है, मुझे a नजर आ रहा है, x का कोएफिशिएंट क्या नजर आ रहा है, b नजर आ रहा है, c हमारी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जब भी हम निकालेंगे तो यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो a है, a को मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म से, a मल्टीप्लाइड बाय c। सबसे पहला स्टेप ये करना है और एक वैल्यू हमारी क्या है, निकल के आएगी। बहुत ध्यान से समझना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे यूज करते हैं। पहला स्टेप हमारा क्या होता है, पहला स्टेप यह होता है कि हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है उसको मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म से। तो a मल्टीप्लाइड बाय c किया, एक वैल्यू निकल के आएगी। राइट, चलो ये वैल्यू निकल के आ गई। अब हमें यह सोचना है कि भैया मुझे ऐसी दो वैल्यूज चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो a इंटू सी आए, जो ये वैल्यू आई है, और प्लस माइनस करने पर उन्हीं वैल्यू को प्लस माइनस करूं तो मेरा कोएफिशिएंट ऑफ x आना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई, कोएफिशिएंट ऑफ x बोले तो यहां पर कौन है, b। तो मतलब हमारा कौन आना चाहिए, यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ x की जगह में लिख देता हूं कि हमारा b आना चाहिए, और यहां पर क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर a इंटू सी आना चाहिए। सिंपल सी बात है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट कि ऐसी दो वैल्यूज चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो a इंटू सी आए और प्लस या माइनस करने पर उन्हीं वैल्यू को मेरा क्या आए, b आए। सिंपल। तो अब बताओ, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, a इंटू सी करना है। तो a इंटू सी, अगर इस क्वेश्चन के लिए a इंटू सी करूंगा तो मैं क्या करूंगा, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है यहां पर, राइट, और यहां पर बताओ, यहां पर a क्या होगा, 1 होगा। एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है यहां पर 1 है, राइट, तो 1 को मल्टीप्लाई करूंगा कांस्टेंट टर्म से -10, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय -10 हमारा कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। राइट, अब आपको ये सोचना है दिमाग में कि ऐसी दो वैल्यूज मुझे बतानी है जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो -10 आए और उन्हीं वैल्यू को प्लस माइनस करूं तो मेरा कोएफिशिएंट ऑफ x जो है -3, मतलब b जो है वो -3 आए। सोचिए कैसी कौन सी दो वैल्यूज। तो आप कहोगे सर 5 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 10 आता है, राइट। अब इसके अंदर अगर मैंने इसको -5 ले लिया, राइट, और इसको 2 ले लिया तो मेरा -10 आ जाएगा, क्योंकि अगर दोनों पॉजिटिव लिए तो पॉजिटिव 10 आएगा। तो एक मेरे को नेगेटिव, एक 2 पॉजिटिव लिए।
अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव में भी कंफ्यूज होते हो तो इसका भी मेरे पास में सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है? सिर्फ आप इसको नेगेटिव को नेगेटिव मत मानो, आप इसको ये सोच लो कि हाँ बस ये 10 है। तो आपके पास में नंबर आ गए 5 और 2, राइट। इस नेगेटिव को इग्नोर कर लो अभी, राइट। 5 और 2 आ गए, क्लियर। और 5 में जब मैं 2 लेस करता हूं तो क्या मेरे पास में 3 आ रहा है। इस नेगेटिव को भी इग्नोर करो, नेगेटिव इग्नोर करना है। कंफ्यूजन, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं वो नेगेटिव में कंफ्यूजन होते हैं, यार किसको मैं नेगेटिव लूँ किसको पॉजिटिव लूँ। तो आप कंफ्यूज मत हो, नेगेटिव हटा दो, है ना। तो यहां पर जब हमने 1 इंटू -10 करा तो -10 छोड़ दो, 1 इंटू 10 करो, 10 आ रहा है, राइट। नेगेटिव हटा दो। अब यहां पर ऐसी दो वैल्यूज, तो आपने देख लिया 5 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा 10 आता है ना। और 5 में जब मैं -2 करता हूं तो मेरा 3 आता है। आ गया, कोई दिक्कत, नेगेटिव को इग्नोर कर रहे हैं हम, क्लियर है। तो हमारे पास में दो वैल्यूज आ गई 5 और 2, क्लियर है। चलो अब अपन इसको करते हैं। तो देखो अपना आप साइन चेंज हो जाएंगे, अपना आप साइन चेंज होंगे, अभी बताऊंगा मैं कैसे होंगे। तो आपको साइन में दिमाग नहीं लगाना है, राइट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, कौन सा नेगेटिव होगा कौन सा पॉजिटिव, तो उनके लिए सोल्यूशन बता रहा हूँ ये, है ना। तो वहां पर आपको क्या करना है, ये माइनस साइन है तो माइनस मैंने लिखा, और ये 3x को मैंने क्या लिख सकते हैं, 3x को स्प्लिट करके, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या करती है, मिड टर्म को स्प्लिट कर रही है, तोड़ रही है। तो किस फॉर्म में तोड़ सकते हैं हम, 5 और 2 के। ये 5 और जो 2 आते हैं ना, ये एक तरह से यही बताते हैं कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इस तरीके से करनी है आपको। तो 5 और 2 के फॉर्म में हम तोड़ सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे इसको, 5 और 2 के फॉर्म में। तो 3x को हम कैसे लिख सकते हैं, 5x माइनस 2x लिख सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई, हमने यहां से पकड़ा 5 माइनस 2, 5x माइनस 2x लिख सकते हैं, है ना। और ब्रैकेट में जरूर लिखना है, अभी देखना साइन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। और -10 इज इक्वल टू 0, सिर्फ हमने इस मिड टर्म को स्प्लिट करके लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 5x, राइट। और ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस साइन है, तो आपको पता है साइन चेंज होंगे, प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर अगर हम देखें तो देखो ग्रुप बना लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि ग्रुप बनाया जाता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जब करते हैं हम, तो यहाँ पर दो दो के ग्रुप्स बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसका ग्रुप बन गया, इसका ग्रुप बन गया, बना लिए ग्रुप। ग्रुप बनाने के बाद में हमें कॉमन देखना है, तो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर x कॉमन आ रहा है इन दोनों टर्म्स में। तो यहाँ क्या बच रहा है x माइनस 5, और इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बच रहा है x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर है बात। अब ये जो दो वैल्यूज है x और 2, इनको आपको कॉन्केटिनेट मतलब साथ में रख देना है। तो x प्लस 2 हो गया, और जो ब्रैकेट में है इसको एक बार x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हो गई फैक्टराइज, राइट। अभी रूट्स नहीं निकले, अभी फैक्टर्स निकले सिर्फ। फैक्टर से कभी भी रूट्स निकालने हो तो बहुत आसान होता है, राइट। उसके इक्वल में 0 रख दो। देखो दो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, रूट्स भी हो सकता है और जीरोस भी हो सकता है, दोनों का मतलब सेम होता है, राइट। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कभी जीरोस आ जाए कभी रूट्स आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। कभी भी रूट्स या जीरोस आपको फाइंड करने हो फैक्टर से तो बहुत आसान तरीका होता है। कैसे फाइंड करते हैं मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। ये x प्लस 2 एक तरह से हमारा क्या निकला है, फैक्टर निकला है, और x माइनस 5 भी इसका फैक्टर निकला है। अगर इनसे आपको जीरोस फाइंड करने हैं, तो रूट्स फाइंड करने हैं या जीरोस फाइंड करने हैं, तो x प्लस 2 एक फैक्टर है, इसके इक्वल में 0 रख दो, तो इससे हमारा रूट निकल जाएगा -2। मतलब एक रूट तो आ गया हमारा -2। ऐसे ही x माइनस 5 भी एक फैक्टर था, इसके इक्वल में 0 रख दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो ये जो आपको दिख रहा है x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू -2, तो ये -2 और 5 जो होंगे वो इसके फैक्टर्स होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई। इस तरीके से हमारे को ये अप्रोच करनी होती है, इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ किया है हमने, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज़ करके हमने इसको फैक्टराइज किया, और फैक्टराइज करने के बाद में इसके रूट्स निकाले। तो हैंस द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज आर -2 एंड 5। क्लियर है बात। तो दो रूट्स यहाँ पर हमारे निकल रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है। डिग्री 2 होगी तो रूट्स या जीरोस हमारे यहाँ पर 2 निकलेंगे, और फैक्टर्स भी हमारे 2 निकलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको भी हम कर लेते हैं फटाफट से, इसको हटा देता हूँ मैं, राइट। समझ गए। अब अपन फटाफट से करेंगे, मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का। अब हम क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी करेंगे। सेकंड, तो सेकंड है हमारे पास में 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो हमने देखा यार ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे यहाँ पर, तो देखो सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, जब भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाते हैं तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो कि 2 है, 2 को मल्टीप्लाई किया जाता है कांस्टेंट टर्म से -6 से, तो कितना आएगा, -12 आएगा। लेकिन मैं कहूँगा माइनस को इग्नोर करना है, हमें माइनस साइन में नहीं फंसना है, राइट। 12 मान लो। चलो
तो अब ऐसी दो वैल्यूज चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो मेरा क्या आए, ये -12 आए, और उन्हीं दो वैल्यूज को प्लस या माइनस करूं तो मेरा x का कोएफिशिएंट आए। x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। अब सोचिए ऐसी कौन सी दो वैल्यूज है। तो आप कहोगे सर 4 × 3, और 4 में जब मैं -3 करता हूं तो 1 आता है। आगे ही बात समझिए, बस ये दिमाग लगाना। अब नेगेटिव पॉजिटिव में मत फंसो, 4 × 3 12 होता है, बस माइनस में मत फंसो। और 4 में से -3 करता हूं तो 1 आता है, खत्म बात। चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ अब तो कर लेते हैं 2x², राइट। 4 और 3 में तोड़ेंगे किसको, x को। कैसे लिखूंगा मैं लिखूंगा 4x और -3x, तो x आ जाएगा -6 = 0। अब आप कहोगे सर ब्रैकेट लगाओ, मैं यहां ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि बाहर प्लस साइन ही है। ब्रैकेट लगा भी दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, जब ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो ये की ये टर्म्स आएगी। तो यहां मैं ब्रैकेट का यूज नहीं कर रहा हूं। तो हमेशा ध्यान रखना, ब्रैकेट का यूज तब करो जब यहां पर माइनस आए। हालांकि आप कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप उसको एक्सपेंड करोगे तो वो की वही आएगी। वैसे समझ रहे हो मेरी बात। तो यहां पर मैं ब्रैकेट का यूज अभी कर नहीं रहा हूं। हाँ, लेकिन जब नेगेटिव साइन यहां पर हो तब आप ब्रैकेट का यूज करना, क्योंकि वो नेगेटिव साइन की वजह से क्या होगा, कन्वर्ट होंगे साइन। क्लियर है। चलो अब क्या करना है सर अब सिर्फ आपको ग्रुप्स बनाने हैं, तो ग्रुप बना लेते हैं। तो ग्रुप बनाए मैंने यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर ग्रुप बनाने के बाद में हमें कॉमन दिख रहा है, एक तो 2 और एक x कॉमन नजर आ रहा है। तो यहाँ बच रहा है x, और 2 2 जा 4, तो x + 2 माइनस, यहाँ कॉमन देखो, यहाँ पर कॉमन आ रहा है 3, तो यहाँ बच रहा है x। देखो यहाँ जब बाहर माइनस होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखना। x 3 2 जा 6, ये 6 कितने टाइम जा रहा है, 2 टाइम्स, तो 3 2 जा 6, x - 2 आएगा। आप सोचोगे x - 2 आएगा, नहीं, यहाँ बाहर माइनस था तो ये माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो x + 2। और हमेशा ध्यान रखना, ये जो ब्रैकेट में वैल्यू आती है ना, ये सेम आती है। अगर ब्रैकेट में वैल्यू सेम नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि आपने या तो कॉमन लेने में गड़बड़ करी है, या आपने ये जो स्प्लिट करी है टर्म्स, ये गलत है। कभी कभी हो जाता है, गलती हो जाती है हमारे से। तो ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ आके आप अटक जाओगे, आपकी क्या होगी, यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी। आपकी जो ग्रुप में वैल्यू आ रही है, राइट, जो आपका ब्रैकेट में वैल्यू आ रहा है वो सेम नहीं आएगा। ठीक है। अब देखो ये 2x है और ये -3 है, तो इसको आप कर लो भैया, साथ में रख लो, और जो ब्रैकेट में है इसको एक बार ये हमने रख लिया। ठीक है। अब 2x - 3 और x + 2 ये एक फैक्टर है, और फैक्टर से जीरोस बनाना हमें आता है, रूट्स बनाना आता है। कैसे निकालते हैं भैया, 2x - 3 के इक्वल में 0 रख दो, तो 2x = +3 हो जाएगा, और 2x = +3 है तो x की वैल्यू हमारी ऑब्वियसली बात है 3/2 आ जाएगी, राइट। ये हमारा एक आ गया। ऐसे ही x + 2 के इक्वल में 0 रख दो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2 को ट्रांसपोज करो तो -2 आ जाएगा। दो रूट्स हमारे आ चुके हैं, एक 3/2 और एक माइनस का। इस तरीके से निकालते हैं हम रूट्स। क्लियर है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास में थर्ड पार्ट, कर लेते हैं फटाफट से, आ जाओ। ठीक है। धीरे धीरे आप जब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपकी अप्रोच, आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी, कोई दिक्कत नहीं। पहले क्वेश्चंस में हो सकता है आपको, लेकिन जैसे जैसे आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाओगे तो आपको अपना आइडिया हो जाएगा। देखो नेक्स्ट है हमारे पास में √2x² + 7x + 5√2, ठीक है, = 0। अब अगर यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने देखा सर ये तो रूट में है, ऊपर वाली तो सब चलो इजी थी, लेकिन ये तो रूट में आ गई सर। अरे तो क्यों घबरा रहा है, क्यों घबरा रहा है, क्या ज़रूरत है घबराने की, मुझे ये बता दे। हाँ, आराम से सॉल्व होगी, कोई परेशानी नहीं है। देखो कैसे करना है इसको, बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पर हमें क्या करना है, वही जो मेथड है हमारा वही यहाँ पर यूज़ करना है। क्या करेंगे, जो हमारा a है x² का कोएफिशिएंट √2, उसको मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म से। कांस्टेंट टर्म 5√2 है, बस यही तो करना है। तो √2 × 5 × √2 करो तो कितना आता है बताओ। तो √2 को जब 5√2 से मैं करूंगा तो √2 × √2, देखो कभी भी अगर इनको मल्टीप्लाई करना है तो इस तरीके से करते हैं, √2 × 5 × √2, ये इस तरीके से लिखा हुआ है। अगर हम देखें 5√2 के बीच में भी 5 × √2 है, मतलब 5 और √2 के बीच में इंटू होता है, तो कुल मिला के इसको एक्सपेंड करके मैंने ऐसे लिख दिया। अब हमेशा ध्यान रखना, जो रूट में वैल्यू होती है ना वो मल्टीप्लाई होती है। तो √2 × √2 कितना हो जाएगा, √4, और ये 5 ही रहेगा, तो 5 × √4। और मुझे बता दो 5 × √4 की वैल्यू तो 2 होती है, तो 5 × 2 कितना होता है, 10। क्या मेरी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, राइट। मतलब हमने क्या किया, हमने ये किया है कि इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो मेरा 10 आया, ठीक है।
तो ऐसी दो वैल्यूज़ चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो मेरा 10 आए, और उन्हीं दो वैल्यूज़ को प्लस माइनस अगर मैं कर दूं तो मेरा कोएफिशिएंट ऑफ x 7 आ जाए। तो आप कहोगे सर ये तो पता है 5 इंटू 2 10 होता है, और 5 में प्लस 2 करूँगा तो 7 आएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही है, समझ गया तुम। तो यहाँ पर देखो √2x², राइट, प्लस, बाहर प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट नहीं लेना है अपने को। 5 और 2 में तोड़ेंगे, प्लस है यहाँ पर तो 5x + 2x लिख सकते हैं। ये लो जी, कोई दिक्कत नहीं, 5√2 = 0। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, अब बस सर ग्रुप बनाएंगे, इन दोनों का ग्रुप बना लेते हैं और इन दोनों का ग्रुप बना लेते हैं और देख लेते कॉमन है ना। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में मेरे को x कॉमन दिख रहा है। देख x² यहाँ है, x यहाँ है, तो x कॉमन है। तो क्या बच रहा है भैया, √2 और एक x बचेगा क्योंकि एक x तो आ गया है, प्लस यहाँ क्या आ रहा है भैया, देखो x तो आ गया है, 5 बचा तो 5, प्लस यहाँ पर बताओ यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ पर तो सर कुछ नहीं आ रहा है कॉमन, यहाँ तो ना तो x दिख रहा है ना 2 दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है कॉमन, राइट। क्या कॉमन है इस चीज़ को समझते हैं। देखो कभी भी अगर, जैसे कि आपको पता है 2 जो होता है 2 को √2 इंटू √2 बोलते हैं, आ रही बात समझ में। √2 इंटू √2 होता है हमारा √4, और √4 की वैल्यू हमारी होती है 2, हुआ ना। तो ऐसे कोई भी अगर नंबर हो, जैसे 7 लिखा हुआ हो, तो 7 को हम क्या बोल सकते हैं, √7 इंटू √7। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, बस समझ गए आप समझ गए हो, अब नहीं समझाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसका मतलब है सर ये जो 2x लिखा हुआ है इसको मैं थोड़ी देर के लिए √2 इंटू √2 मान सकता हूँ, मान सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखा, इस 2 को अब भूल जाओ, तुम √2 इंटू √2 रखो। अब बताओ इन दोनों टर्म्स में, तो आप कहोगे सर √2 कॉमन आ रहा है, तो मैंने कहा √2 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या बच रहा है, एक √2 तो आ गया, तो एक √2 बच रहा है, तो √2 और एक x प्लस एक √2 तो बाहर आ गया, तो 5 ओनली बच रहा है। अब देखो बेटा, मैंने कहा था ये दोनों हमेशा सेम आते हैं, जो हमारी ब्रैकेट में वैल्यू आएगी वो हमेशा सेम आएगी। अगर सेम नहीं आ रही है इसका मतलब है कहीं ना कहीं तुमने गलती करी है, लेकिन यहाँ तो सेम आ रही है, इसका मतलब है बिल्कुल सही, राइट। तो हम ब्रैकेट वाली वैल्यू को एक बार लिख लेंगे, और जो ये x और √2 है इनको साथ में रख लो, कॉन्केटिनेट कर दो x प्लस √2 साथ में, और ब्रैकेट वाली वैल्यू को एक बार लिख दो, तो √2x प्लस 5, और इक्वल टू हमारा 0 चल ही रहा था यहाँ पर। अब क्या करना है सर फैक्टर्स आ गए, x प्लस √2 एक फैक्टर है, √2x प्लस 5 एक फैक्टर है, तो फैक्टर से जीरोज हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, x प्लस √2 इक्वल टू में 0 रख के। किसी के भी अगर हमें फैक्टर से 0 बनाना हो तो उसके इक्वल में 0 रख दो। फैक्टर से कभी भी रूट बनाना हो, 0 बनाना हो, रूट और 0 एक ही होता है, तो इक्वल में 0 रख दो। तो x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 को ट्रांसपोज करोगे -√2। ऐसे ही हमारे पास में एक है √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो √2x प्लस 5 को ट्रांसपोज करेंगे -5, तो x की वैल्यू आ जाएगी -5/√2। दोनों फैक्टर्स हमारे, दोनों रूट्स हमारे आ गए, एक रूट तो ये होगा, एक रूट ये। इस तरीके से हमारे को यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, चलो फोर्थ वाले पे चलते हैं जल्दी से, राइट। फोर्थ क्या है हमारे पास में, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। अब बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। देखो, आप कहोगे सर ये 8 आ गया डिवाइड में, अभी तक तो सारी चलो इजी चल रही थी, सिंपल। अब बताओ फ्रैक्शन में है ये, अब कैसे सॉल्व होगी। बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या करना है आपको, देखो इसका अप्रोच बताता हूँ मैं, राइट। कभी भी अगर फ्रैक्शंस में वैल्यू आ जाती है तो उसको फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर, सॉरी ये जो डिनोमिनेटर है ये परेशान कर रहा है ना आपको, कि सर 8 डिवाइड में आ गया, इसने परेशान कर दिया, इसको हटा दो ना, क्या दिक्कत है, इसको एलिमिनेट कर दो, रिड्यूस कर सकते हैं हम। कैसे सर रिड्यूस कर सकते हैं, हाँ रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे, आप क्या करो, जब भी अगर ऐसा सिचुएशन हो, हालांकि यहाँ तो एक ही वैल्यू है, लेकिन बाय चांस अगर ये ऐसा होता 2x² माइनस x बाय 4 प्लस 4 ना होके कुछ और कर देते 3 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0, इस तरीके की एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देता, राइट। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, राइट, कोई भी एक टर्म आपकी फ्रैक्शन में आ गई, डिनोमिनेटर में आ गया, तो आप हमेशा उस डिनोमिनेटर को रिड्यूस करने के लिए एक एलसीएम लेते हो। आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है।
तो यहाँ पर जो डिनोमीटर है उनका एलसीएम ले लो। तो डिनोमीटर का एलसीएम क्या आ रहा है यहाँ पर, 3 और 8 का एलसीएम क्या होता है, 24 होता है। बस एलसीएम लेने के बाद में जैसे यहाँ पर आया 24, इस 24 से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर दो। तो सर इससे क्या होगा, हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करने से डिनोमीटर हट जाएगा? हाँ हट जाएगा। सर बताओ कैसे? देखो इस 24 से इसको मल्टीप्लाई करो, हर एक टर्म को, ये एक टर्म है, फिर ये एक टर्म है तो इसको भी 24 से, और ये भी एक टर्म है तो इसको भी 24 से, और इक्वल में जो वैल्यू होती है इसको भी 24 से, पूरी सबको हमारे को 24 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये इसको एलिमिनेशन, एलिमी बोलते हैं, मेरी तरफ से मैं इसको बोलता हूँ एलिमी मेथड, राइट। ये बेस्ट मेथड होता है सॉल्व करने का। अब देखना, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 48x², इसको सॉल्व करूंगा तो 3 8 जा 24 और 8x हो जाएगा, ये गया 3 आपका रिड्यूस हो गया। यहाँ देखो 8 3 जा 24, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, और 0 इंटू 24 0। इस इक्वेशन को कन्वर्ट करके हमने इसमें कर दिया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? मतलब जो आपके डिनोमिनेटर्स थे यहाँ पर वो सब रिड्यूस होके सिंपल बन गए। तो कभी भी अगर आपके पास में, अब जैसे यहाँ पर तो a की वैल्यू थी, तो a की वैल्यू का तो एलसीएम क्या है, 8 ही होगा, तो 8 से आपको सब टर्म्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है बात? तो हम क्या करेंगे, 8 से सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि हमारा डिनोमिनेटर रिड्यूस हो जाएगा, राइट। लेकिन वहीं अगर और टर्म होती तो क्या बताया मैंने, एलसीएम लेना है आपको, राइट। तो देखो यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ईच टर्म हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाइड ईच टर्म बाय 8, राइट। तो यहाँ पर है अपने पास में 2x², तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस x एक टर्म है, इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, 1/8 है, इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, और 0 इंटू 8 करो, ठीक है। तो इसको जब हमने किया तो ये हो गया 16x², ये हो जाएगी माइनस 8x, 8 से 8 रिड्यूस प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। चलो भैया इसको हटा देते हैं अपन, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया है। अब देखो ये इक्वेशन जो थी वो सिंपल कन्वर्ट हो गई, अगर आप देख रहे होंगे तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट। अब ये इक्वेशन बिल्कुल सिंपल बन चुकी है। अब क्या करना है हमें, अब सिंपल सर, अब तो मैं कर सकता हूँ, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा सकता हूँ। तो हम कैसे लगाएंगे, 16 इंटू 1 करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर 16 है, और 16 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। मतलब ऐसी दो वैल्यूज जिनको मल्टीप्लाई करने पर 16 और प्लस माइनस करने पर x का कोएफिशिएंट 8 है, -8 है लेकिन 8 ही मानेंगे हम, पॉजिटिव लेके चलेंगे। तो बताओ भैया जी कौन सा है, कौन सा है, जल्दी से बताओ। मल्टीप्लाई करने पर 16, प्लस माइनस करने पर 8। अरे सर जी 4 4 जा 16, 4 में प्लस करो 4 8। हाँ यार बिल्कुल सही है, कर दो जल्दी से, टाइम बिल्कुल भी मत लगाना। 16x² माइनस, अब देखो बाहर माइनस है तो ब्रैकेट में ले लो। 8x को कैसे लिख सकते हो, 8x को सर 4x प्लस 4x लिख सकता हूँ। 4 और प्लस 4 आया मेरा, तो 4x प्लस 4x और प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 16x², अब बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज, फटाफट से करने को मांगता है, ये लो जी कर दिया हमने। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर, अब आप देख रहे हो, देखो ब्रैकेट पॉजिटिव साइन अगर आप लेके चलोगे, नेगेटिव में नहीं फंसना, तो ऑटोमेटिकली ये साइन चेंज हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, तो आपको खामखा परेशान होना ही नहीं है। अब देखो यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो, ग्रुप बना लिया हमने, तो दोनों में कॉमन आ रहा है 4x, तो यहाँ 4 4 जा 16 और एक x आ गया, माइनस 4x से 4x 1 टाइम्स, ये हो गया, माइनस यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है, सर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ आ सकता है नहीं, तो सबका मालिक एक होता है, जब भी कुछ कॉमन नहीं आए 1, तो 1 कॉमन, तो यहाँ क्या बच रहा है 4x, यहाँ प्लस है लेकिन बाहर माइनस था तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, राइट, बाहर माइनस है तो साइन चेंज -1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम आती है, हमेशा सेम आ रही है, बिल्कुल सही है, और ये जो 4x है ये -1 के साथ कॉन्केटेनेट हो जाएगा, तो 4x - 1, और ब्रैकेट वाली वैल्यू को एक बार लिखना है। तो ये लीजिए हमारे पास में क्या निकल गए हैं, हमारे पास में निकल गए हैं इनके फैक्टर्स निकल गए हैं, रूट्स निकाल सकते हैं, इजीली निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे सर, यहाँ पे कर लेता हूँ, जगह नहीं है हमारे पास में, तो हम यहाँ कर लेते हैं भैया, हमारे पास में 4x - 1 एक फैक्टर आया है, तो इसके इक्वल में 0 रख देंगे तो उससे रूट्स निकल जाएगा, तो 4x = -1 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 1, तो x की वैल्यू 1/4। सिमिलर इसका भी 4x - 1 सेम ही है, तो दोनों के फैक्टर्स हमारे, दोनों के रूट्स हमारे यही निकलेंगे, 1/4 और 1/4 दो वैल्यूज निकलेगी जो कि सेम निकलेगी, सेम रूट्स है इसके, राइट।
तो सेम रूट्स यहाँ पर 1/4 और सेकेंड वाला रूट जो होगा वो भी 1/4 ही निकलेगा, राइट। चलिए इस तरीके से करना है। नेक्स्ट है फिफ्थ वाला, तो फिफ्थ वाला पार्ट भी कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट है अपने पास में, एक सेकेंड, फिफ्थ पार्ट क्या है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट। ये अपने पास में, तो क्या करना है अपने को, सिंपल है, x² का कोएफिशिएंट 100 है, उसको मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म से 1, 100 इंटू 1 100 होता है। मतलब ऐसी दो वैल्यूज चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो हमारा क्या है, मल्टीप्लाई करने पर क्या है 100 आए, ये वाला, और उन्हीं दो वैल्यूज को प्लस या माइनस करें तो कांस्टेंट टर्म आए। कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ x आए, क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x 20, हालांकि -20 है लेकिन हमें 20 ही मानना है। मैंने आपको कहा नेगेटिव में नहीं फंसना है। तो बताइए ऐसी दो वैल्यूज़ जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमारा 100 आता है, दो वैल्यूज़, और प्लस माइनस करने पर उन्हीं वैल्यूज़ को 20 आता है। तो मैंने देखा यार 10 इंटू 10 तो 100 होता है, और 10 में अगर मैं प्लस 10 कर दूँ तो 20 बनता है। आ गए फैक्टर्स, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को 10 और 10 के फॉर्म में करेंगे। जो 20 है उसको हम 10x और 10x के फॉर्म में लिखेंगे। तो 100x², बाहर माइनस है, ये माइनस है तो ब्रैकेट में लिखना सारी वैल्यूज़, 20x को हम स्प्लिट कर रहे हैं तो ब्रैकेट में लिखना 10x प्लस 10x, कहाँ से पता चला ये 10x यहाँ से, और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे यहाँ पर, ये देखो 100x² है, बाहर माइनस तो अंदर के साइन चेंज, तो माइनस का 10x और माइनस का 10x और प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब क्या करना है सर, अब कुछ नहीं करना है, ग्रुप बनाओ बस। ये एक ग्रुप बन गया और एक ग्रुप बन गया। दोनों ग्रुप के अंदर हमें दिख रहा है भैया कॉमन 10, तो 10 अगर कॉमन यहाँ पर नज़र आ रहा है, इस ग्रुप में 10 कॉमन आ रहा है, तो 10x भी कॉमन आ रहा है, x, तो यहाँ क्या आ रहा है 10x माइनस 1 टाइम्स जा रहा है 10x। क्लियर, कॉमन लेना आता है। माइनस यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है सर, कछु कॉमन नहीं आ रहा है, सबका मालिक एक होगा 1। चलो तो यहाँ लिख लेते भैया 10x पूरा आएगा, राइट। बाहर माइनस है, ध्यान रखना अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस जो है ये माइनस और ये 1। क्लियर है। हमेशा ध्यान रखना ये ब्रैकेट में जो वैल्यू आती है वो सेम आती है। अगर सेम नहीं आ रही है इसका मतलब है कि तुमने कछु गड़बड़ करी है कहीं भी। ये 10x और -1 है, कॉन्केटिनेट कर दो, कर दिया जी कॉन्केटिनेट, और ये जो ब्रैकेट में है उसको एक बार लिख लो 10x -1। क्लियर है। अब अपने पास में ये वैल्यू आ चुकी है, अब हम इसको लिख लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो देखो 10x -1 इक्वल टू 0, राइट। क्यों मैं 0 के इक्वल में रखा मैंने, क्योंकि मेरे को रूट्स निकालने हैं, तो कभी भी फैक्टर से रूट्स निकालने हो तो उसके फैक्टर्स के इक्वल में 0 रख दो। तो 10x -1 इज इक्वल टू 0, तो 10x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 को ट्रांसपोज करो 1, तो x की वैल्यू 1/10, राइट। ये आ गया। ऐसे ही मेरे पास में एक और है 10x -1, सिंपल है, दोनों के दोनों सेम है, तो वही वैल्यू निकलेगी 1, x की वैल्यू 1/10, दोनों रूट्स इक्विवेलेंट निकलेंगे, राइट। तो दो रूट्स हमारे यहाँ पर निकल गए जो कि इक्वल है। क्लियर है। इस तरीके से अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए तो नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ, राइट। तो हमारे पास में बोल रहा है भैया जॉन और जीवंती जो है ना, उनके पास में, दोनों के पास में 45 मार्बल्स है, ठीक है। दोनों के दोनों लॉस्ट कर देते 5 मार्बल्स, तो उनका प्रोडक्ट अगर हम करें, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव, अभी जो है उसका कितना निकलता है 124। तो फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ, तो शुरू में उनके पास में कितनी मार्बल्स थी ये आपको बताना है, राइट। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो हमारे पास में 2 पर्सन है, तो मैं लिख लेता हूँ, एक तो है हमारे पास में जॉन और एक है हमारे पास में जीवंती, राइट। ये दोनों पर्सन है, तो इसने कहा कि इन दोनों के पास में साथ में मिला के 45 मार्बल्स हैं। अगर दोनों के, एक के पास जॉन के पास, जीवंती के पास, दोनों की अगर मार्बल्स को मैं सम करूं तो 45 मार्बल्स निकलती है। ये ऐसे कह रहा है मेरे को, दोनों के पास में 45 मार्बल्स हैं। तो मैंने कहा कि जॉन के पास में, मान के चलिए दोनों के पास में टोटल मार्बल्स कितनी है 45, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ टोटल 45, ये टोटल है। अब मुझे एक बात बताओ यार, अगर मैंने कहा जॉन के पास में x मार्बल है, नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन के पास में x है, तो जीवंती के पास में कितनी होगी। और वेरिएबल ऐसा नहीं है कि आप जीवंती के पास में बोल दो y मार्बल है सर, नहीं, 2 वेरिएबल लेके नहीं चलना है,
एक ही वेरिएबल, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल लेना है। तो अगर जॉन के पास में x मार्बल है तो जीवंती के पास में कितनी हो जाएगी, सोचो आप कहोगे यार कितनी होगी पता नहीं, समझना। अगर मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल दो व्यक्ति है राम और श्याम, इस चीज़ से समझना, यहाँ से समझाता हूँ फिर इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, आपके समझ में आ जाएगी बहुत अच्छे से, कभी गलती नहीं होगी। तो मैंने कहा राम और श्याम के पास में टोटल 100 रुपये है, 100 रुपीज़ है। कितने रुपीज़ है, टोटल 100 रुपीज़। राम के पास में भी है कुछ पैसा और श्याम के पास में भी है, और दोनों का मैंने जब टोटल किया तो 100 रुपीज़ बना। अब मैं कह रहा हूँ कि राम के पास में जो पैसा है ना वो बता देता हूँ मैं, वो मेरे को पता है। तो राम के पास में 30 रुपीज़ है, तो बताओ श्याम के पास कितना है। तो आप कहोगे सर श्याम के पास 70 रुपीज़ होंगे। कैसे बताया, तो सर टोटल 100 रुपीज़ था ना, राम के पास अगर 30 है तो श्याम के पास में 100 में से 30 70 होगा। बस ये अप्रोच यहाँ लगा दें। अगर जॉन के पास में x मार्बल है और दोनों के पास में टोटल 45 मार्बल्स है तो जीवंती के पास में कितनी होगी, सिंपल सी बात है 45 माइनस एक्स होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट यही लगा है जो राम और श्याम वाला है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है बात, बहुत बढ़िया, हटा देते इसे। अब देखो यहाँ पर इसने कहा है बोथ ऑफ देम, क्या बोला, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब ये कह रहा है कि भैया इसमें से क्या करते हैं, दोनों के पास में 5 मार्बल्स लॉस्ट हो गई, तो इसके पास में इनिशियली स्टार्टिंग में इतनी थी x मार्बल और इसके पास में कितनी थी 45 माइनस एक्स थी। अब लॉस्ट 5 राइट, आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, तो इसके पास में कितनी रह जाएगी x माइनस 5 और इसके पास में कितनी रह जाएगी 45 माइनस एक्स माइनस 5, मतलब कुल मिला के -5 कर देना। क्लियर है, तो कितना हो गया ये हो गया x माइनस 5 मार्बल और ये कितनी हो गई 45 में से 5 लेस कर दो 40 माइनस एक्स मार्बल। और ये कह रहा है कि अब इनका जो प्रोडक्ट है 5 मार्बल लॉस्ट होने के बाद में जो इनका प्रोडक्ट है वो कितना है 124, तो इनका प्रोडक्ट कर दो यहाँ पर इज इक्वल टू 124। ये लो, बस क्वेश्चन यही तो कह रहा है। अब यहाँ से क्या बन जाएगी, इनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और फिर उसको सॉल्व करना है अपने को। ठीक है, समझ गए, चलो कर लेते। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। तो यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहली बात लेट करेंगे, है ना, ये मैंने रफली समझाया है आपको, राइट। इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन को फॉर्म करोगे, कोई भी स्टेटमेंट दी हुई है और उसकी इक्वेशंस फॉर्म करना चाहोगे तो इस तरीके से पहले रफली कर लो, राइट। फिर उसके बाद में कंफर्म होने के बाद में फिर उसको फेयर आउट करो, डायरेक्ट फेयर आउट मत करो, राइट। चलो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात लेट करेंगे। तो लेट हमने क्या किया, सबसे पहली बात जॉन के पास में कितनी मार्बल्स है x, राइट, ये मैंने लेट कर लिया। तो लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव, राइट, कितनी है x मार्बल हमने ले लिया। क्लियर है, चलो अब एंड लिख लेते हैं, देन चलो देन नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैव 45 माइनस एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अपन चल रहे हैं, क्या बनेगी उनकी इक्वेशंस, राइट। अपन डायरेक्ट इक्वेशंस लिख सकते हैं। तो x माइनस 5 बनी थी और 40 माइनस एक्स बनी थी, उनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 124। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अपन ने 80 क्यों लिख दिया, सिंपल सी बात है, आप समझ जाओ, राइट। चलो ये पूरा प्रोसेस नहीं करना है, अब कर लो इसको। तो x जो है वो पूरा 40 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और -5 पूरा 40 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर है अपने पास में 124। करो x इंटू 40 करेंगे तो कितना आएगा 40x, x इंटू एक्स करेंगे तो माइनस का x², -5 इंटू 40 करेंगे तो माइनस का 200, और -5 इंटू माइनस एक्स करेंगे तो प्लस का 5x इज इक्वल टू 124। क्लियर है, चलो इसको हटा देते हैं अपन, इसको हटा देते हैं, हो गया ये करने के बाद में अब यहाँ पर देखिए ये माइनस का x² है, राइट, और 40x और 5x को सॉल्व करेंगे तो हमारा 45x आएगा, और माइनस का 200 है। इस 124 को इधर ट्रांसपोज कर दो तो ये माइनस का 124 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो -x² प्लस 45x, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 324 आएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है,
ये बन गई अपनी इक्वेशन। कभी भी ध्यान रखना, अगर ऐसी आपको दिख रही है ना और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स शुरू में ही नेगेटिव दिख गया, यार शुरू में इसने नेगेटिव कर दिया अपने को, बताओ एक्स स्क्वायर माइनस, तो कभी भी अगर ऐसा हो ना तो मैं तो क्या करता हूँ, इसको पॉजिटिव बना देता हूँ ताकि पॉजिटिव एनर्जी अपने को मिलती रहे। तो आप क्या करो, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए सारों को उधर भेज दो, तो इसको जब उधर भेजूंगा तो ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हालांकि आपको ऐसे भेजना नहीं है, बस समझ जाओ, इसको भेजा उधर, इसको भेजोगे तो ये माइनस का 45x हो जाएगा, इसको भेजोगे तो ये प्लस का 324 हो जाएगा। ये लो, अब थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत? ये बन गई। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसकी निकालनी है। बस ये ध्यान रखना, जॉन हमने क्या लिया, एक्स, यहाँ लिख लेता हूँ मैं ताकि अपने को पता रहे। जॉन को अपन ने एक्स लिया है और जीवंती जो होगी वो 45 माइनस एक्स मार्बल है। जॉन के पास में जो है एक्स मार्बल है और जीवंती का से 45 माइनस। अब इसको अपन हटा देते हैं यहाँ से। क्यों हटा रहा हूँ मैं भैया, स्पेस नहीं है इसलिए हटा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस 324 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई, तो यहाँ पर क्या करना होगा हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो सॉल्व करना होगा, है ना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाइए। तो ऐसी दो वैल्यूज़ जिनको मल्टीप्लाई करने पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म 324 है, तो ऐसी दो वैल्यूज़ जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आए जल्दी से बताओ, इनका प्रोडक्ट जो कि 324 है, और प्लस माइनस करने पर उन्हीं वैल्यू को कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि 45। बताइए कौन सी वैल्यू है ऐसी। तो हमने देखा कि यार ऐसी कौन सी वैल्यूज़ बन रही है, ऐसी दो वैल्यूज़ जिनको मल्टीप्लाई करने पर 324 और प्लस या माइनस करने पर मेरा 45 है। तो मैं आपको कहूँगा कि आप क्या करो, कभी भी अगर ऐसा दिमाग नहीं लग रहा है ना, तो आप इस 324 के फैक्टर्स करो। ऐसे तो पता लगा नहीं पा रहे, है ना, अभी तक जितने भी वो थे इजी, लेकिन ये थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है। ऐसे तो पता चलेगा नहीं, अंदाज़ा तो लगेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 324 है इसको फैक्टराइज करेंगे। अब 324 का अगर थोड़ा सा भी तुम्हें आइडिया हो ना, थोड़ा सा भी आइडिया, तो ये किसी ना किसी का स्क्वायर होता है, याद है, ये होता है 18 इंटू 18, 18 का स्क्वायर होता है 324। तो चीज़ें अगर याद होगी ना तो बहुत अच्छा होगा। मैथ्स के अंदर अगर स्क्वायर्स, क्यूब्स, टेबल्स ये याद होती है ना तो नंबर हिट करते हैं। 324 आते हैं मेरे दिमाग में, हिट किया यार ये तो 18 का स्क्वायर, 18 इंटू 18। तो ऐसे ही आप भी याद कर लोगे तो आपको पता रहेगा यार ये तो 18 इंटू, तो 324 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 इंटू 18 लिख सकते हैं। अगर याद नहीं हो तो फिर आप फैक्टराइज करो 324 को इस तरीके से, जैसे 324 है, ये एक तरह से 4 से जा रहा है, तो एक काम करते हैं 4 इंटू 4 8 जा 32, 4 1 जा 4 इंटू 81 लिख लो, फिर 81 9 इंटू 9 होता है इंटू 4, मतलब कुल मिला के आपको फैक्टर्स फॉर्म में लिखना है इसको, ठीक है। अब जैसे मैंने 324 इंटू 18 लिखा, 18 होता है 9 इंटू 2, ये भी होता है 9 इंटू 2, ये लो जी। इस तरीके से बनाने की कोशिश मैं यहाँ पर करूँगा। देखो यहीं पे आ गए अपन, राइट। तो इस तरीके से आपको बनानी है। अब अपने को 45 चाहिए, तो 45 कैसे बनेगा, तो अभी देखो 9 इंटू 9 81, अब ऐसे ऐसे कर करके देखना है आपको, 9 9 जा 81 होता है, और यहाँ से बन रहा है देखो 9 इंटू 4 36 होता है, 36 प्लस 9 45 होता है। मतलब ये कर लो, 9 4 जा 2 इंटू 2 करो, 9 4 जा 36, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 प्लस 9 45, 36 और 9 आ गया, और 36 में प्लस 9 करता हूँ तो 45 आता बन गया। इस तरीके से अपने को फैक्टर्स बनाने होते हैं, राइट। समझ में आ गई बात। तो स्प्लिट करो और बनाओ, दिमाग लगाना पड़ेगा तुम्हें, दिमाग का गेम है। तो अब देखो यहाँ पर अब प्लस माइनस में अपने को नहीं फंसना है, मैंने माइनस लगाया ही नहीं यहाँ पे, हालांकि माइनस है लेकिन नहीं लगाया मैंने। बस आप ये याद रखो, ये आएगा अपना आप चेंज हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, आपको माइनस में नहीं फंसना है, मैं फिर से कह रहा हूँ, नेगेटिव साइन आपको नहीं देखना है, आपको सिर्फ ये लिखना है, और यहाँ पर माइनस साइन है यहाँ लिखा, और 45x को हम कैसे लिख सकते हैं, 45x को लिख सकते हैं 36x माइनस या प्लस 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 है ना, प्लस 9x, ये लिख सकते हैं। तो वो अपना आप साइन चेंज हो जाएगा, माइनस साइन, ठीक है, और प्लस 324 इक्वल टू 0। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर, बाहर माइनस तो अंदर के साइन चेंज, तो माइनस 36x प्लस माइनस में हो जाएगा माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अपन ग्रुप बना लेते हैं, एक ग्रुप ये बनेगा, एक ग्रुप ये बनेगा। तो x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 36 माइनस यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है, 9 से जा रहा है ये, बिल्कुल जा रहा है, ठीक है, 36 टाइम्स, तो 9 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच रहा है x
देखो बाहर माइनस, तो ये वाला साइन प्लस नहीं आएगा, यहाँ प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। और ये कितने टाइम जा रहा है, 9 3 जा 27 और 9 6 जा 54। अब हमेशा ध्यान रखना, ये जो ब्रैकेट में वैल्यू आती है ये हमेशा सेम आती है, सेम आ रही है, इसका मतलब है कि हमने जो फैक्टराइज किया है वो सही किया है। तो लिख दो, एक तो ब्रैकेट वाली वैल्यू x माइनस 36 और एक जो ये वाली वैल्यू है x और 9, इनको कॉन्केटिनेट कर दो, साथ में रख दो, तो x माइनस 9 और इक्वल टू 0। अभी तक हमने फैक्टर्स करे हैं, फैक्टर से हम क्या निकालेंगे, फैक्टर से निकाल सकते हैं हम जीरोस। तो हम इसको अब रब कर देते हैं, इस पर इसकी रिक्वायरमेंट है, राइट। यहाँ से इसको भी रब कर दो भैया जी। तो 36, अब यहाँ पर देखो x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, राइट। कभी भी कोई फैक्टर्स है उससे अगर हमारे को जीरोज रूट्स फाइंड करने हो तो उसके इक्वल में 0 रख दो। तो x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 36 को उधर भेजो तो 36 पॉजिटिव, राइट। एक वैल्यू ये आ गई। ऐसे ही x माइनस 9 है इक्वल में 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव 9, तो एक वैल्यू ये आ गई। तो दो रूट्स हमारे निकल गए, 36 और 9। क्लियर है। अब देखो समझना, जॉन को मैंने लिया था यहाँ पर x, जॉन के पास में जो मार्बल्स थी वो x मार्बल मैंने ली थी, लेट की थी। तो x क्या निकला मेरा, x निकला एक तो 36 और x एक निकला 9। मतलब क्या हो सकता है, x जो है जॉन के पास में जो मार्बल्स हैं वो x मतलब 36 भी हो सकती है और 9 भी हो सकती है। क्यों सर, ऐसा क्यों, दो वैल्यूज़ कैसे हो सकती है, दो वैल्यूज़ हो सकती है क्योंकि हो सकता है कि जॉन के पास में 36 मार्बल हो, तो जीवंती के पास में क्या हो जाएगी, 45 माइनस 36, मतलब जीवंती के पास में 9 मार्बल हो जाएगी। और हो सकता है जॉन के पास में 9 मार्बल हो तो जीवंती के पास में कितनी मार्बल हो जाएगी, 45 माइनस एक्स, मतलब 45 माइनस 9 36। क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा मेंशन नहीं कर रखा है कि जॉन के पास में जीवंती से इतनी ज़्यादा है इतनी कम है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं कर रखा। तो दो वैल्यूज पॉसिबल है यहाँ पर जॉन और जीवंती कि जॉन के लिए भी 36 और 9। तो देखो इसमें ऐसे लिखेंगे अपन, जैसे जॉन और जीवंती, तो जॉन की जो x, जॉन के पास में x थी और जीवंती के पास में 45 माइनस एक्स थी। तो अगर हम x एक तरह से 36 लेके चल रहे हैं तो जॉन के पास में 36 हो गई और जीवंती के पास में 9 हो गई। लेकिन वहीं अगर x 9 लेके चले तो जॉन के पास में 9 हो गई और जीवंती के पास में 36। तो दोनों वैल्यूज पॉसिबल है। अगर जॉन के पास में 36 हो गई तो जीवंती के लिए आपको 9 बोलना है, अगर जॉन के पास में 9 है तो जीवंती के लिए आपको 36 बोलना है। क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है अपने पास में, a cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. Find out the number of toys produced on that day. Right? तो यहाँ पर इसने बोला है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है, इसको मैं हटा देता हूँ, सबसे पहले रब कर देते हैं, समझ गए, ये तो क्वेश्चन हो गया अपना, इसको भी हटा देता हूँ। इसने कहा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है, प्रोड्यूस करती है सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, ठीक है। तो एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि टॉयज बनाने का काम है उसका, तो प्रोड्यूस करती है, बनाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर एक टॉय का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो देखा गया कितना है, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। जितने एक दिन के अंदर टॉयज प्रोड्यूस होते हैं 55 माइनस है, मतलब 55 माइनस प्रोड्यूस्ड जो टॉय होते हैं उनका, ठीक है। कौन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज ₹50। तो देखा गया कि एक पर्टिकुलर डे पे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कितनी आई है, 750 आई है। तो आपको बताना है फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन डेट डे। अब मुझे एक बात बताओ यार, कोई एक फैक्ट्री है मान के चलो, तुम तो ये सोचो कि मेरी, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, मैं इस क्वेश्चन की हेल्प से नहीं समझाऊंगा, मैं अलग समझाऊंगा। मान के चलो मेरी है एक फैक्ट्री और उस फैक्ट्री में बनती है चेयर, क्या बनती है, चेयर बनाने की फैक्ट्री, और मैं एक दिन के अंदर मान के चलिए 100 चेयर बनाता हूँ, राइट। कितनी चेयर्स बनाता हूँ मैं, पर डे मैं 100 चेयर प्रोड्यूस करता हूँ, राइट, मेरी फैक्ट्री करती है। और हर एक चेयर की कॉस्ट ऑफ ईच चेयर या वन चेयर जो है वो मैं कह देता हूँ 120 रुपीज़ है। तो बताओ टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आएगी। तो आप कहोगे सर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन वन डे कितनी आएगी, तो एक दिन में सर मैं 100 चेयर बना रहा हूँ और मल्टीप्लाइड बाय वन चेयर की कॉस्ट में 120 रुपीज़ करूँगा, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरी एक दिन की कितनी आ जाएगी, 12,000। क्या किया मैंने, सिंपल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। 100 क्या है, 100 है नंबर ऑफ चेयर्स,
जो प्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं इन अ वन डे, और 120 क्या है, कॉस्ट ऑफ ईच चेयर। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, यहाँ पर बोला इसने कॉटेज इंडस्ट्री ये प्रोड्यूस करती है सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज राइट इन अ डे। हमें नहीं पता नंबर ऑफ टॉयज कितने करती है, बट हमें पता है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी, और देखा गया उसकी जो कॉस्ट है वो 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। तो मुझे एक बात बताओ, जो नंबर ऑफ टॉयज हैं एक दिन के अंदर वो मेरे को नहीं पता। जैसे मैंने चेयर बताई थी, चेयर हम पर डे 100 चेयर बनाते, तो वहाँ मेरे को नहीं पता, तो हम उसको एक्स मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ टॉयज है ना प्रोड्यूस करती है वो, ठीक है, इंडस्ट्री वो एक्स करती है राइट। चलो, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हर एक टॉय की वो कितनी, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। तो बताओ 55 माइनस जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे यहाँ पर 120 जो था, इसकी कॉस्ट वन चेयर की कॉस्ट 120 थी, तो ऐसे यहाँ पर इस केस में एक जो हमारा क्या है टॉय है उसकी कॉस्ट कितनी है, इसने बोल रखा है 55, ये देखो यहाँ पर बोल रखा है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। तो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे कितना था, हमने लेट किया था एक्स, तो 55 माइनस एक्स। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये क्या है, ये है नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, एंड ये क्या है, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसके इक्विवेलेंट आएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के, जो कि है 750। बस बन गई, सिंपल है, ठीक है। तो अपन बना लेते हैं इस इक्वेशन को। समझ में आ गई होगी, देखो मैं एग्जांपल के साथ में समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन है तो ये बता दिया, मैंने चेयर की हेल्प से समझा दिया राइट। तो किस तरीके से अपन ने करी, ठीक है, तो करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, देखो ये रफली था अपना, तो लेट क्या करेंगे, लेट करेंगे हम जो कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। तो लेट द नंबर ऑफ टॉयज, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे बी एक्स। लेट कर लिया एक्स से, मान के चलिए एक्स प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। चलो, और इसने कहा है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हर एक टॉय की वो कितनी है, 55। देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय विल बी कितनी हो जाएगी, 55 माइनस एक्स राइट। चलो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन चल लेते हैं, तो क्या बनेगी इक्वेशन, x इंटू में 55 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 750। बन गई, कर लो इसको सॉल्व। तो x इंटू 55x, और x इंटू एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 750। माइनस एक्स स्क्वायर को अगर उधर मैं भेज दूँ तो प्लस का हो जाएगा, अच्छा लगेगा। 55x को उधर भेज दूँ तो ये माइनस 55x, और यहाँ पे है हमारा 750, और यहाँ पर कुछ नहीं, जीरो। इक्वेशन बन के आ गई राइट। क्लियर है बात? चलो, अब इसको इधर मत भेज देना, इसको तो मैंने पॉजिटिव बनाया, मैं चाहता तो इसको भी इधर आ जाता तो वो नेगेटिव रहता। मैंने आपको बताया ना, नेगेटिव चीज़ें अच्छी नहीं लगती, शुरू में ही नेगेटिव, एक्स स्क्वायर ही नेगेटिव दिख रहा है यार, मज़ा ही नहीं आएगा। पॉजिटिव कर दिया, हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हो जाएगा क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व, लेकिन सबका करने का अपना अपना तरीका होता है। तो यहाँ पर मैंने पॉजिटिव बना दिया, तो ये एक हमारी इक्वेशन आई है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। किस तरीके से करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व, तो देखिए सबसे पहली बात, नंबर ऑफ टॉयज जो है वो x है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 55 माइनस एक्स है ना, ये तो अपने को पता है। अब अपन निकाल लेते हैं, ये इक्वेशन आई है तो मेरे को भैया जी ये करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस 750, ये अपनी एक इक्वेशन है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए कि ऐसी दो वैल्यूज़ जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म 750, 750 इंटू 1 750, और प्लस माइनस करने पर उन्हीं दो वैल्यू को कितना है, 55 है। नेगेटिव में मत फंसना, माइनस मत लिखो, पॉजिटिव ही लिखो तुम तो, ठीक है। नेगेटिव अपना हो जाएगा वो, कोई दिक्कत, पॉजिटिव मानो। सोचो 750 प्रोडक्ट करने पर, और ऐसी दो वैल्यूज़ जिनको 55 प्लस माइनस करने पर, तो ऐसी कौन सी वैल्यूज़ है, कुछ नज़र आ रहा है? तो 750 को तोड़ो, हालांकि मेरे को तो पता चल गया, बट मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करना है। तो 750 होता है हमारा, अगर 750 को मैं लिखना चाहूँ तो मैं 75 इंटू 10 लिख सकता हूँ राइट। कभी भी अगर हमारे को नंबर पता लगाने हो तो आप क्या करो, इस ये जो नंबर आता है ना अपना प्रोडक्ट करने पे, उस नंबर को फैक्टराइज करो।
मतलब तोड़ने की कोशिश करो। तो 750 को 75 इंटू 10 कर दिया, 75 इंटू 10 करा तो मैंने इसको बोला 75 तो 25 इंटू 3 होता है और ये 10 है। अब थोड़ा कोशिश करो कुछ बन रहा है क्या। तो मैंने देखा यार 25 और 3 इंटू 10 30 होता है, 30 और 25 से बन रहा है 55, 55। तो मतलब 30 और 25 और 30 में अगर 25 ऐड कर दूंगा तो 55 बन रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो 30 और 55 हमारा बना है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर बाहर माइनस, तो 55x को क्या लिख सकते हैं हम, 30x प्लस 25x और प्लस का 750, राइट। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस, राइट, बाहर माइनस तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस का 30x प्लस 25x माइनस 25x हो जाएगा और प्लस 750। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये एक ग्रुप बन जाएगा और एक ग्रुप ये बन जाएगा, ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखा तो x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 30 और माइनस यहाँ पर ग्रुप देखो तो 25 कॉमन आ रहा है, राइट। तो x यहाँ प्लस है लेकिन बाहर यहाँ पर माइनस है, तो साइन चेंज होएंगे, तो माइनस 25 3 जा 75 होता है और 30, 750 25 से 30 टाइम्स जाता है, तो ये आ गया। कॉमन लेना आता है आपको, तो ग्रुप में जो भी आ रही है आपकी, जो भी आपकी कॉमन ब्रैकेट में आ रही है वो सेम आती है, तो यहाँ पर सेम आ रही है। x माइनस 25 साथ में रख देंगे हम, और x माइनस 30 जो हमारा ब्रैकेट में उसको एक बार, ये हमारे पास में आ गई है। अब यहाँ पर देखिए इसको हटा देते हैं अपन थोड़ा सा। अब यहाँ पर आप देखिए x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 25 को ट्रांसपोज करो तो 25। ऐसे ही x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 30 को ट्रांसपोज करो तो x की वैल्यू 30। ठीक है, तो दो रूट्स हमारे निकल गए, दो जीरोज निकल गए, 25 और 30। अब किस वैल्यू को ले सर, तो देखो दोनों वैल्यूज पॉसिबल है यहाँ पर। क्या, अगर प्रोड्यूस करती है कंपनी, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, तो मैंने वो लिया था x, तो नंबर ऑफ टॉयज जो आएंगे प्रोड्यूस इन अ डे, प्रोड्यूस इन अ डे, वो कितना आएगा 25, या हम 30 भी बोल सकते हैं, दोनों x वैल्यू पॉसिबल है। अगर 25 है, राइट, वैसे तो इसने फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डेट, यही बोला है इसने, तो नंबर ऑफ टॉयज या तो 24, 25 या फिर 30। एक सिंगल आंसर नहीं निकलेगा, ध्यान रखना, एक सिंगल आंसर यहाँ पर नहीं रहेगा, दोनों आंसर्स हमारे यही रहेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। ठीक है, हमें क्या करना है यहाँ पर, टू नंबर्स फाइंड करने हैं, राइट, जिसका सम क्या हो 27 और प्रोडक्ट 182। ये आपको बोल रहा है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। तो बताइए भैया ऐसा कौन सा नंबर है। तो सिंपल सी बात है, देखो सम के लिए बोला है इसने, सम के लिए बोला है 27 और प्रोडक्ट के लिए बोला है 182। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार ऐसी दो वैल्यूज जिनका सम्स 27 है, ये एक वैल्यू और ये एक वैल्यू, और दोनों का सम 27 है। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि यार अगर दोनों का सम 27 है, राम श्याम वाला गेम, राइट, अगर दोनों के पास में टोटल्स 27 है और मैंने कहा इसके पास में मान के चलिए x है, तो इसके पास में कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स, राइट। तो अगर दोनों का सम, दो नंबर्स हैं उनका सम अगर 27 है, एक नंबर को मैं बोल देता हूं x है, तो दूसरा वाला नंबर 27 माइनस एक्स हो जाएगा, राइट। चलो, और इसने कहा है कि इनका प्रोडक्ट जो है वो 182 है, तो इनका प्रोडक्ट कर दो, वो 182 है, बन गई एक इक्वेशन। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो तो लेट कर लेते हैं अपन, लेट दी वन नंबर बी x, then another नंबर विल बी, कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स। क्लियर है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा था अपने को भैया उसके अकॉर्डिंग x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर 180। ठीक है,
x इंटू 27 27x, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। माइनस एक्स स्क्वायर को उधर भेजो तो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, 27x को उधर भेजो माइनस 27x, यहाँ पे है 182 पॉजिटिव और यहाँ है इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी एक इक्वेशन। इक्वेशन बनने के बाद में अब हम निकाल सकते हैं इनके रूट्स। कैसे निकालेंगे? तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, है ना, एक ही ऑप्शन है भैया हमारे पास तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं इनकी। तो बताओ क्या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग निकलेगी? ऐसी दो वैल्यूज जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमारा 182 आए और प्लस माइनस करने पर 27 आए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आए। तो बताओ ऐसी कौन सी दो वैल्यूज है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 182 आता है और प्लस माइनस करने पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आता है? सोचिए। तो सर सोचे कैसे, क्या पता क्या होगी, कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पर है अपने पास में 182 है, 182 को फैक्टराइज करो। तो जब 182 को फैक्टराइज करेंगे हम तो ये जा रहा है अपना 8 9 10 11, 3 से तो नहीं जा रहा है, 2 से जा रहा है, तो 2 से कर लेते हैं। 2 इंटू 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2 91 और ये होता है 13 इंटू 7 और यहाँ पे 2, राइट। तो मैंने देखा यार 2 इंटू 7 तो 14 होता है और ये इंटू 13, 14 और 13 बन रहा है। जब मैं 14 और 13 करता हूँ तो मेरा 14 में प्लस 13 करने पर 27 और 14 को 13 से मल्टीप्लाई करने पर 182, राइट। इस तरीके से आपको फैक्टराइज मतलब थोड़ा सा स्प्लिट करके देखना पड़ेगा बेटा नंबर को, जब भी पता चलेगा ये इसके जो कौन 182 जो है वो कैसे बन रहा है 14 13 से किससे। तो हमने बना लिया, तो अपन बना लिए, तो भैया ठीक है बना लो। तो पहले इसको सही ढंग से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0, राइट। अब क्या करेंगे सर? एक्स स्क्वायर माइनस 27x को क्या लिख सकते हैं? 14x और प्लस 13x, माइनस है ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, प्लस 182 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ मैं प्लस माइनस नहीं लिखता हूँ, माइनस का 27 चाहिए था लेकिन मैंने यहाँ माइनस 27 नहीं लिखा क्योंकि मेरी अप्रोच अलग है, मैं प्लस माइनस में आपको नहीं फंसाता, इसलिए वो ऑटोमेटिकली साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर देखना अभी एक्स स्क्वायर बाहर माइनस तो अंदर के साइन चेंज, तो माइनस 14x और ये माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हटा देते हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो दोनों में देख लेते हैं भैया क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ लिख लेता हूँ एक बार इसको मैं पूरा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो दोनों में हमने ग्रुप बना लिया है, तो x कॉमन, तो x माइनस 14 और माइनस यहाँ पे कॉमन कुछ आ रहा है, 13 से जा रहा है, 13 चौक 52, 14 टाइम्स, तो 13, तो x यहाँ देखो प्लस है लेकिन बाहर माइनस था तो अंदर के साइन चेंज, तो माइनस आएगा। और ये कितने टाइम जा रहा है? 14 टाइम जा रहा है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो x और ये 13, तो x माइनस 13 कॉन्केटिनेट हो जाएगा और जो ब्रैकेट में है उसको एक बार लिखना है। तो ये फैक्टराइज हो गया हमारा। अब फैक्टराइज करने के बाद में रूट्स हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालते सर? x माइनस 13 एक फैक्टर है तो x माइनस 13 के इक्वल में 0 रख दो तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 13। ऐसे ही x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 14। दो रूट्स हमारे यहाँ पर निकल गए, ऑब्वियसली बात है दो रूट्स निकलेंगे। तो दोनों नंबर्स हमारे आ गए। अगर एक नंबर 13 है तो दूसरा वाला क्या होगा? 27 माइनस एक्स जो कि होता है 14, राइट। 27 में से अगर 13 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा हमारा? ऑब्वियसली बात है 14, ठीक है। और अगर एक नंबर फर्स्ट वाला नंबर 14 होता है तो दूसरा वाला नंबर 13 होगा। इस तरीके से दोनों वैल्यू पॉसिबल है उस नंबर की, 13 14, ठीक है। चलो नेक्स्ट फोर्थ वाला पार्ट, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं, राइट, जिनका स्क्वायर कितना है? 365। अब बताओ कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं सर? बताओ कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? तो सर जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 के नेक्स्ट कौन नंबर आता है? 4 आता है, तो ये सर कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है। ऐसे ही 5 के नेक्स्ट कौन आता है? 6। ऐसे मैंने कहा 100, तो 100 के नेक्स्ट कौन आता है? 101। तो ये सारे कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, राइट। तो ऐसे ये कह रहा है 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका स्क्वायर जो होता है सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, जिनके स्क्वायर का अगर सम करते हैं तो 365 आता है, ठीक है। तो अब हमें तो एक्चुअली में पता नहीं है कौन है, तो हम क्या करेंगे? एक नंबर x ले लेंगे और दूसरा वाला क्या ले लेंगे? बताओ कॉन्जिक्यूटिव किस फॉर्म में होंगे? x+1, राइट। हटाता हूँ इसको, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक।
तो मैंने कहा एक नंबर अगर आप x ले लोगे तो दूसरा वाला नंबर क्या हो जाएगा x+1। ऑब्वियसली बात है, पॉजिटिव इंटीजर है, कॉन्जिक्यूटिव। एक अगर 3 है तो दूसरा वाला 4 होता है। कैसे आया? 3 + 1 4। तो ऐसे ही अगर एक x है तो दूसरा वाला x+1 होगा। और ये कह रहा है इनका स्क्वायर, सम ऑफ हुज स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर और इनका सम वो कितना है? 365। बन गई इक्वेशन। चलो तो अपन यहाँ पर बना लेते हैं, फटाफट से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो लेट दी consecutive integers be x and x+1 respectively, राइट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल लेते हैं। जैसा इसने बोला x का स्क्वायर प्लस x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है? 365। सॉल्व कर लेते तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर x² + 1। ये होता है? नहीं। इसको सॉल्व करेंगे a+b के होल स्क्वायर से, है ना। कई बच्चे क्या करते पता है, x का स्क्वायर किया x², 1 का स्क्वायर किया 1, लिख दिया बस, खत्म। नहीं, ऐसे नहीं होता है। x+1 का होल स्क्वायर कैसे खोलेंगे? a+b के होल स्क्वायर से, जो कि होता है a² + 2ab + b²। ऐसे ओपन होगा ये। तो a यहाँ पर क्या है? देखो इस केस में अगर मैं x+1 देखूँ तो x+1 इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है a+b के होल स्क्वायर में। तो a तो हमारा हो गया x और b हो गया हमारा 1। तो जहाँ पर a है वहाँ पर x रखो, जहाँ b है वहाँ 1 रखो। तो a की जगह पे हमने x रखा 2, a की जगह x और b की जगह हमने 1 रखा प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना आ गया? x² + 2 × x × 1 2x + 1, ये बन के आ रहा है। तो x² + 2x + 1 और इक्वल टू यहाँ पर है 365। क्लियर है बात? इसको हटा देते हैं अपन, एक सेकेंड। हाँ, अब क्या करेंगे सर? अब कुछ नहीं करना है। x² + x² 2x², बस। और यहाँ है 2x + 1, इसको इधर भेज दो तो -365 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो और थोड़ा सा 2x² + 2x, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -364। लाइक टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म सॉल्व हो जाएगी। अब थोड़ा सा इसको देखो यार, छोटा बना लेते हैं, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर 2 से सारे के सारे मल्टीपल है 2 के। तो अपन यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2 कॉमन ले लूँगा। तो 2 मेरा कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा? x² प्लस, ले सकते हैं ये छोटा अपन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा अपन जब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो वो ईजी पड़ेगा। तो यहाँ मैंने 2 कॉमन ले लिया, क्योंकि सारी की सारी टर्म्स यहाँ पर क्या जा रही है? 2 से जा रही है। तो हम 2 कॉमन लेके इसको छोटा कर देते हैं, इक्वेशन कर सकते हो आप। तो यहाँ पर कर दिया, ये 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ x बचा, और 2 से ही कितने टाइम जा रहा है? 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 4। अब क्या होगा इससे? देखो ये 2 × x² + x - 1 82 है। इस 2 को जब उधर भेजोगे तो डिवाइड में जाएगा, x² + x - 1 82, और 0 2 मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, उधर जाके डिवाइड में, और 0/2 क्या होगा? 0 होगा। तो कुल मिला के ये सॉल्व हो जाएगी अपनी, और ये आ जाएगा अपना x² + x - 182 इज इक्वल टू 0। सिर्फ ओनली 0 आएगा, राइट। अब आप कर लो, यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर बताओ जल्दी से। तो यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू चाहिए, एक काम करें, यहाँ पे रब कर देता हूँ मैं इसे, है ना। यहाँ से मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि इतनी स्पेस नहीं है। अपने पास में इक्वेशन आई गई है, ये इक्वेशन आ गई, यहाँ लिख लेता हूँ इस इक्वेशन, x² + x - 182 इज इक्वल टू 0। अब बताओ ऐसी दो वैल्यूज़ जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 182 × 1 182 आए, और प्लस या माइनस करने पर उन वैल्यू को 1 आए। x का कोएफिशिएंट 1 है, 1 है। कौन सी वैल्यूज़ है ऐसी? सोचो। तो मैंने देखा यार 182 को हमारे को थोड़ा सा फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो 2 से 2 × 9 91, 13 × 7 × 2, सर 7 × 2 तो 14 होता है, और 14 और 13, और 14 में से 13 माइनस कर दो तो सर 1 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 14 में से 13 माइनस करो। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर अपने पास में x² प्लस x को क्या लिख सकते हैं हम? x को लिख सकते हैं 14x - x, अरे 13x, 14 और 13 आया ना,
14x माइनस 13x, जब भी तो x बनेगा, और माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो ग्रुप बना लो भैया, ये ग्रुप बन गए, ये ग्रुप बन गए, तो x कॉमन आ गया तो x प्लस 14 माइनस यहाँ 13 कॉमन आ रहा है तो x बाहर माइनस है तो ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कितने टाइम्स जा रहा है 14 टाइम्स इज इक्वल टू 0। तो अब देखो ये जो ब्रैकेट में है उसको एक बार, और ये x और 13 को साथ में रख लो, तो x माइनस 13 और जो ब्रैकेट में है उसको एक बार इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 13 रूट है, 0 है, तो इसके इक्वल में 0 कर दो। तो कभी भी फैक्टर्स या रूट्स हो ना, सॉरी फैक्टर्स हो तो उससे जीरोज या रूट फाइंड करना बहुत ईजी है। उसके इक्वल में 0 रख दो फैक्टर के, तो x माइनस 13 एक फैक्टर है, उसके इक्वल में 0 रख दो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। ऐसे ही x प्लस 14 एक रूट है, इसके इक्वल में 0 रख दो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। तो दोनों आ चुकी है हमारी। अब मुझे एक बात बताओ, जो पॉजिटिव इंटीजर है वो नेगेटिव होगा क्या? नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो कौन सी वैल्यू पॉसिबल है? 13 ही पॉसिबल है x की। तो x की जगह पे यहाँ पर क्या होगा 13, और नेक्स्ट कौन सा होगा x प्लस 1 मतलब 14। तो दोनों इंटीजर्स हमारे यहाँ पर क्लियर है बात? ये पॉसिबल नहीं है x की -14, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर इसने पॉजिटिव इंटीजर बोला था। क्लियर है, इंटीजर माना, नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर बोला था, तो x की वैल्यू -14, तो हमने x लेट किया था एक इंटीजर, राइट, तो वो -14 नहीं हो सकता क्योंकि पॉजिटिव, तो x की वैल्यू 13 ही पॉसिबल है, x इज इक्वल टू -14 आप यहाँ पर नहीं लोगे। क्लियर है बात? चलो भैया, तो आप यहाँ पर एंड में स्टेटमेंट लिखोगे -14 इज नॉट पॉसिबल फॉर द पॉजिटिव इंटीजर, सो वी कैन से x is equals to 13 we take, and the required integer is 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। ठीक है, तो एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर। अब इसके लिए अपने को एक ट्राइंगल फॉर्म करना पड़ेगा, तो एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं अपन और देखते हैं। एक सेकेंड, राइट एंगल ट्राइंगल में फॉर्म कर रहा हूं और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके अंदर ये आपको पता है ये बेस होता है, और ये होती है आपकी परपेंडिकुलर हाइट, जिसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और ये होती है अपनी हाइपोटेनियस, राइट। तो इसने कहा द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मीन्स होता है परपेंडिकुलरी, तो एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, द एल्टीट्यूड जो है राइट ट्राइंगल की वो क्या है 7 सेंटीमीटर लेस है इसके बेस से। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बेस को x मान लूँ तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगी बताओ, 7 सेंटीमीटर लेस है इसके बेस से, तो अगर बेस x है तो एल्टीट्यूड x माइनस 7 होगी या नहीं होगी? इसमें कोई परेशानी? अगर बेस को मैंने x ले लिया तो एल्टीट्यूड हमारी x माइनस 7 हो जाएगी। फिर इसने कहा इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेनियस तो डायरेक्टली दे दिया इसने 13, ये लो। तो फाइंड द अदर टू साइड्स। अब जहां पर भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना, वहां पर क्या चलती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम वहां पे चलती है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है सर? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि सर हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। सिंपल सी बात है, राइट। बस हमें ये पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और इससे हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी, बस उससे निकालेंगे। समझ गए होंगे बात आप? आ जाओ अब फटाफट से कर लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या लेट की थी हमने? बेस करी थी, तो लेट दी बेस ऑफ राइट ट्राइंगल बी x सेंटीमीटर लेता है, ठीक है। देन एल्टीट्यूड विल बी कितना हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे थे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे अपन? वी नो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है
वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो कर लो भैया। हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर 13 है, बेस क्या है x है, परपेंडिकुलर क्या है x माइनस 7 का। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, एक्स स्क्वायर x माइनस 7 का होल स्क्वायर अगर ओपन करें तो एक्स स्क्वायर, देखो इसका होल स्क्वायर ओपन करना मैं बताता हूँ यहाँ पर, आपको दिख रहा है क्या? 1 मिनट है इतना स्पेस। x माइनस 7 का अगर होल स्क्वायर ओपन करना है, इसको अपन बोल देते हैं ये a हो गया, ये b हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर a x है और b 7 है, तो यहाँ पर पुट कर लेते, तो देखो a स्क्वायर, a की जगह पे मैं x पुट करूँगा तो x स्क्वायर हो गया, फिर माइनस माइनस 1 मिनट माइनस, फिर 2 a की जगह x पुट किया और b की जगह मैंने क्या पुट किया 7 और प्लस 7 का स्क्वायर 14 है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7 2 जा 14x और ये हो जाएगा 49 और यहाँ है 169। कोई दिक्कत? बस ये ओपन करिए हमने और कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे रब करना पड़ेगा बेटा, स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं है तो क्या करे, रब करो। तो यहाँ पर देखो 169 था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x और यहाँ हो जाएगा अपना 49। ठीक है, इसको इधर भेज दो तो 169 माइनस 49 और इधर है 2x स्क्वायर माइनस 14x। 169 में से 49 लेस करेंगे तो कितना आएगा? 9 में से 9 0, 16 में से 4 लेस करेंगे तो 12 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, इस 120 को भी उधर ले जाओ ताकि फॉर्मेट में आ जाए, प्लस माइनस में चल जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो हमारी जो इक्वेशन बनी है वो कितनी बनी है? 2x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या निकल के आई? ये एक इक्वेशंस फॉर्म हुई है, राइट। अब इक्वेशन फॉर्म होने के बाद में हमें इसके क्वाड्रेंट स्प्लिटिंग करनी है, डेल्टा में स्प्लिटिंग करके, है ना। चलो तो इसको कर लेते हैं अपन, यहाँ से हटाते हैं इसको हटाना पड़ेगा। 1 मिनट, ये याद रखना, बेस अपन ने क्या लिया था ताकि अपने को पता रहे, बेस अपन ने लिया था x और जो एल्टीट्यूड आई थी वो आई थी अपनी x माइनस 7। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो हमारे पास में जो इक्वेशन आई है वो क्या आई है? 2x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब देखो यार, ये इक्वेशन को अपन छोटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस इक्वेशन को छोटा कर लेते हैं। ठीक है, कॉमन आ रहा है 2 क्योंकि सारी की सारी टर्म्स 2 से जा रही है, तो 2 कॉमन आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर 2 7 जा 14 और 2 6 जा, ये देखो कॉमन लेके कर दिया। इस 2 को उधर भेजेंगे, आपको पता है डिवाइड में जाएगा और 0/2 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। अब क्या करेंगे सर? मतलब हमारे को ऐसी दो वैल्यूज़ चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म 60 है तो 60 आए, और ऐसी दो वैल्यूज जिनको प्लस या माइनस करने पर हमारा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि 7 है। सोचो ऐसी कौन सी वैल्यू? मेरे को तो पता चल गया, 12 और 5 होता है। 12 में 5 60 और 12 में अगर मैं माइनस करता हूँ 5 तो 7 आता है। ये जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको हिट करेगा दिमाग में। एक्स स्क्वायर माइनस, अब 12 और 5 हमने लिया तो माइनस है, और 7x को लिख सकते हैं 12x माइनस 5x और माइनस 60। देखो ये जो चीज़ मैंने करी है ना, मैं आपको प्लस माइनस में नहीं फंसाता हूँ, इसलिए करता हूँ मैं यहाँ पे पॉजिटिव ही लेके चलता हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करके लिखता हूँ, राइट। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई नहीं आ रही है तो पूरा बेसिक मेरा देखना, प्रीवियस जो क्वेश्चन है उनको भी आप देखना जो मैंने करवाए हैं अभी स्टार्टिंग में, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन, वो आप जरूर देखना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं कौन सी अप्रोच यहाँ पर यूज़ करता हूँ। क्योंकि होता क्या है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को प्लस माइनस में दिक्कत आती है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर प्लस ही लेके चलता हूँ जिससे कि प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक साइन चेंज हो जाता है। देखो यहाँ पर माइनस है तो अंदर साइन चेंज अपना माइनस 12x और ये प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने देखा दो ग्रुप बन रहे हैं, तो कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ आ रहा है x माइनस 12, प्लस यहाँ पर 5 कॉमन आ रहा है तो यहाँ आ रहा है, देखो
यहाँ माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर प्लस था तो वही माइनस ही रहेगा। 5 जाता है, 60 जाता है 5 से 12 टाइम्स, ये हमेशा सेम आते तो आ रहे हैं हमारे, कोई दिक्कत नहीं है। x और 5 को कॉन्केटेनेट कर दो, साथ में रख दो, और जो ब्रैकेट में है उसको सिर्फ एक बार लिखना होता है, ये लिख दिया, राइट। चलो अब इसको हटा देते हैं अपन, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारे पास में क्या आ गया है, हमारे पास में दोनों फैक्टर्स आ गए हैं, और फैक्टर्स आने के बाद में फैक्टर से जीरो रूट्स फाइंड कर सकते हैं बहुत इजीली। कैसे? x प्लस 5 के इक्वल में रख दो जीरो, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी -5, तो ये एक फैक्टर है। ऐसे ही x माइनस 12 के इक्वल में रख दो जीरो, तो x की वैल्यू आ जाएगी +12, तो ये भी एक हमारा क्या है, रूट है। तो जीरोस हमारे रूट्स निकल के आ चुके हैं। इसने बोला था भैया आपको निकालनी है अदर टू साइड्स, तो जो ट्राइंगल थी उसका बेस हमने क्या लिया था, बेस लिया था हमने x। अब मुझे एक बात बताओ, क्या बेस नेगेटिव पॉसिबल है? एक वैल्यू x की निकल रही है -5 और एक x की वैल्यू 12, कौन सी ले? तो ये तो पॉसिबल नहीं, कांट पॉसिबल, कांट बी पॉसिबल। तो कौन सी पॉसिबल होगी? 12 पॉसिबल। तो x हमारा जो है वो क्या है, x जो है वो 12 है। अगर x 12 है तो एल्टीट्यूड हमारी क्या हो जाएगी, जल्दी से बताओ। तो एल्टीट्यूड मैंने आपको बताई थी 12 माइनस एक्स, सॉरी क्या था, हाँ 7 एल्टीट्यूड थी। तो अगर x 12 निकल रहा है तो 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5, तो एल्टीट्यूड हमारी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से अपने को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एंड में स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, हैंस -5 कांट बी पॉसिबल फॉर द sides of the given triangle, so we take x is equals to 12 and base will be 12, है ना, बेस क्या होगा 12 होगा, एंड एल्टीट्यूड विल बी x माइनस 7, मतलब 12 माइनस 7 5। इस तरीके से आप स्टेटमेंट्स यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिक्स्थ है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was ₹90, find the number of articles produced and the cost of each article. ठीक है, तो यहाँ पर इसने क्या बोला है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि प्रोड्यूस करती है सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन अ डे, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice the number of article produced on that day. इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन डेट डे वॉज ₹90। अब देखो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ना वो 90 है, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो बताओ नंबर ऑफ आर्टिकल जो प्रोड्यूस हो रहे हैं एक दिन के अंदर, वो मेरे को पता नहीं है यहाँ पर, सीधी सी बात है ना, है ना। इस चीज़ को अपन ऐसे समझते हैं, जैसे कि चेयर वाला एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगता है मेरे को, ये मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू ही इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान के चलो कि मेरी एक चेयर की फैक्ट्री है ना, जैसे यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि प्रोड्यूस करती है नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स। मेरी एक चेयर की फैक्ट्री है और मैं चेयर प्रोड्यूस करता हूँ, मेरी जो कंपनी है, जो मेरी फैक्ट्रीज है, वो चेयर प्रोड्यूस करती है इन अ डे, एक दिन के अंदर 100 चेयर्स प्रोड्यूस करते हैं। कितने? 100 चेयर्स प्रोड्यूस करते हैं। और 1 चेयर की जो कॉस्ट है, चेयर कॉस्ट ऑफ ईच चेयर, कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, उसकी कॉस्ट मैं आपको बता रहा हूँ 120 रुपीज़ है, मान के चलो। तो बताओ मैं एक दिन के अंदर कितना कॉस्ट, कितनी प्रोडक्शन कॉस्ट होगी हमारी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी कितनी निकलेगी एक दिन की। तो आप कहोगे सर एक दिन में आप 100 चेयर बना रहे हो और एक चेयर की कॉस्ट आपकी आ रही है 120, तो 120 इंटू अगर मैं 100 कर दूंगा तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 12,000 आ जाएगी। बोलो ऐसा ही करोगे या नहीं करोगे? मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या किया, ये 120 तो क्या थी हमारी कॉस्ट ऑफ ईच चेयर, और 100 क्या था जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ एक दिन के अंदर जितनी चेयर्स, उनको मल्टीप्लाई किया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है कॉटेज इंडस्ट्री है प्रोड्यूस करती है सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। तो हमारे को पता नहीं है नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस कर रही है एक दिन के अंदर, नहीं पता, लेट कर लेंगे हम एक्स। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन डे। इसने कहा है कि देखा गया है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हर एक आर्टिकल की, वो कितनी है, 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन डे, राइट। तो देखो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल और नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन अ डे, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन अ डे और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, इससे बनती है हमारी क्या, इससे बनती है हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बनती है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन अ डे मैंने ले लिया x,
ले लिया कि एक दिन में मान के चलिए कि इतने आर्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इसने बोला 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, हिंट दे रखी है। तो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन अ डे, तो एक दिन के अंदर x आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ट्वाइस करेंगे अगर उसका तो 2x हो जाएगा, और 3 मोर देन भी है तो 2x प्लस 3 हो जाएगा। ये आएगी कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 2x प्लस 3, और इनका ही जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, वो होगा ₹90 के। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 90 रुपीज़ है, जैसा हमारा निकला था यहाँ 12,000, वैसे यहाँ पर 90 गिवन है क्वेश्चन में, तो इनका प्रोडक्ट ही तो 90 है, तो लिख दिया हमने। कुल मिला के समझ में आ गई होगी आपको, रफली हमने कर लिया है। चलो लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे बी, यहाँ पे कर लेते हैं यार, बी एक्स, देन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल विल बी, कितना हो जाएगी, 2x प्लस 3, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलो तो अपन बना लेते हैं फटाफट से, क्या बनेगी हमारी, x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 90, ये इक्वेशंस हमारी बन रही है। कर लेते हैं इसको सॉल्व, तो x इंटू 2x कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, x इंटू 3 ये हो जाएगा हमारा 3x, और यहाँ पर है 90, 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 को ट्रांसपोज कर दो, माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें, सिंपल, राइट। तो अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ, है ना, गैप स्पेस बनाने के लिए, राइट। चलो बहुत ध्यान से समझना, देखो ये हमारी इक्वेशन बन के आई है। अब मुझे एक बात बताओ, कैसे करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 90 से, तो हमारी कितनी आ रही है, 180। मतलब ऐसी दो वैल्यूज़ जिनको मल्टीप्लाई करने पर मेरा कितना है, 180, और प्लस या माइनस करने पर कितना आए मेरा 3। बताइए ऐसी कौन सी दो वैल्यूज़ हैं। तो ऐसी दो वैल्यूज़ के लिए मुश्किल है, राइट, पता करना। तो आप एक काम करो, 180 को फैक्टराइज करो। ये 180 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यही 2 इंटू 90 की हमने किया था, तो 2 इंटू 90 लिख सकते हैं। और फिर इसको भी हमने देखा 10 इंटू 9, और ये है 2। अब देखो करके कुछ बन रहा है क्या, 10 और 9 टू जा 18, 10 और 18 से बन रहा है क्या 3, नहीं बन रहा है। इसको और तोड़ दो, 3 इंटू 3 में 2 और 10, इससे देखो 10 टू जा 20, 3 3 जा 9, 3 टू जा 6, और 10 3 जा 13, किससे बनेगा, 2 इंटू 5 कर देते इसको, 2 इंटू 3 इंटू 3, 5 टू जा 10, और 10 टू जा 20, 3 3 जा 9, 2 टू जा 4, 4 3 जा 12 बन गया, 2 टू जा 4, 4 3 जा 12, तो 12 बन रहा है, और 5 इंटू 3 15, 15 और 12 का डिफरेंस होता है 3, 12 और 15, और 15 में से अगर मैं 12 माइनस करूँ तो 15 और 12 बन रहा है, राइट। तो कर लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x को क्या लिख सकते हैं, 15x में से 12x माइनस करो, और यहाँ है माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। क्या मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। बस इस तरीके से अपने को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज़ करना है, बहुत ईजी है। अब देखो यहाँ पर अगर देखें तो 2x स्क्वायर, और कॉमन लेते हैं अपन यहाँ पर, एक मिनट ये पूरी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x और माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ग्रुप बना लेते हैं, ये एक ग्रुप बन गया और ये एक ग्रुप बन गया, तो 2x नहीं, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच रहा है 2x प्लस यहाँ 15 फिर कुछ नहीं आ रहा है, मतलब 15x कॉमन आ गया था, माइनस यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ अपना जा रहा है 2 से जा रहा है 6 से जा रहा है ना, 6 से जा रहा है। देखो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 2 से भी जा रहा है, अब आप सोचोगे यहाँ पे 2 ले लेते कॉमन, नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो 2x आ रहा है, यहाँ 2x आ रहा है, तो आपको पता है ब्रैकेट में वैल्यू सेम आती है। तो अगर यहाँ 2x आ रहा है तो कैसे आ रहा होगा यार, 6 से जा रहा होगा, 6 2 जा 12 होता है, तो ऐसे दिमाग लगाना है आपको, 6 2 जा 12 होता है, तो हो सकता है 6 कॉमन आ रहा है, एक बार ट्राई भी कर लो, हाँ 6 आ रहा है, 96 से जाता है 15 टाइम्स, हाँ यार सही है, 6 कॉमन आएगा। तो इस तरीके से आपको दिमाग लगाना है। बाहर माइनस था
तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2x प्लस। क्या मेरी बात समझ में आ गई? x और 6 ये माइनस x माइनस 6 और यहाँ पर ब्रैकेट में 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो x माइनस 6 ये एक फैक्टर है, इससे जीरोस निकल जाएगा, x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 6 ये आ गया। ऐसे ही 2x प्लस 15 एक फैक्टर है, इसके इक्वल में 0 रख दो, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 15, x की वैल्यू माइनस 15/2 ये। क्या नेगेटिव पॉसिबल है? नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि x क्या है? x क्या है? x है भैया नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन अ डे, तो वो नेगेटिव थोड़ी होगी। माइनस का मतलब तो है भैया कुछ ही नहीं किया प्रोड्यूस, नहीं पॉजिटिव। तो x की वैल्यू हमारी क्या आई है? 6 आई है, तो 6 प्रोड्यूस किए हैं, है ना। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो प्रोड्यूस किए हैं वो कितने किए हैं दिन में? x की है, तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू, वो आप लैंग्वेज के फॉर्म में लिख सकते हो नीचे। तो x की वैल्यू हमारी आ गई है 6, तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कितने हैं? 6, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी आएगी? तो ये 2x प्लस 3 था यहाँ पर, तो यहाँ पुट कर लेते हैं x की वैल्यू 2 इंटू एक्स की जगह पे 6 पुट करो प्लस 3, 2 इंटू 6 12, 12 प्लस 3 15। तो कॉस्ट जो होगी ईच आर्टिकल की वो कितनी होगी? 15 होगी। इस तरीके से आपको लैंग्वेज के फॉर्म में लिख देना है एंड में, स्टेटमेंट के फॉर्म में। क्लियर है? तो इसी के साथ में हमारी वीडियो कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।